अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अरब गाज और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। इस चीज की हम उम्मीद करते हैं। हमारा वीकेंड तो बहुत ज्यादा हेक्टिक था, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज थी हमारी इस वीकेंड में। और एक्टिविटीज क्यों थी उसका रीजन भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज से लेके इस पूरे हफ्ते तक हम लोग मना रहे हैं GMA में गुड मॉर्निंग आज के अंदर हेल्थ वीक मना रहे हैं, हेल्थ केयर, जिसमें हम बात करेंगे चिल्ड्रन हेल्थ केयर के हवाले से। और बहुत से अहम डॉक्टर्स, बहुत से अहम स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बात करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों के दरमियान इस आगाही को जो है वो मजीद बढ़ाया जा सके। अगर बात करें हम अपने वीकेंड के हवाले से, तो हम लोग गए थे जनाब आगा खान यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मुख्तलिफ डॉक्टर से हमारी मुलाकात भी हुई, उनसे हमने बातचीत भी की है। और बहुत से अहम इशूज़ जिसमें उनके हार्ट प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें बच्चों के जो न्यूनेटल्स हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे शो में। और ये पूरा वीक जो है वो हमारी हेल्थ केयर के हवाले से बिल्कुल पूरा वीक जो है हमारी हेल्थ केयर के हवाले से होगा। हमने सोचा कि हम बड़ों की सेहत के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बड़ों के बारे में हम बहुत बात करते हैं कि जी बड़ों को क्या क्या मसाइल होते हैं। किसी को सांस की तकलीफ होती है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है, किसी को दीगर मसले होते हैं। लेकिन हमने सोचा कि इस दफा हम बात करेंगे इन्फेंट्स के हवाले से, न्यूनेटल्स के हवाले से और उन किड्स के हवाले से जो जस्ट बॉर्न बेबीज होते हैं। और उसी हवाले से हमने सोचा कि किस चीज पे बात की जाए, तो हमने कहा उनके ICU के ऊपर बात करेंगे, उनके PICU के ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से उनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, किस तरीके से उनके तमाम मसाइल होते हैं। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि इस पूरे वीक थ्रू आउट अगर हम बात करेंगे तो हम किड्स की यानी कि न्यू नेट्स की, इन्फेंट्स की सेहत के हवाले से बात करेंगे। और जब हमने सोचा कि इन्फेंट्स की सेहत के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली मदर्स कैसे पीछे रह सकती हैं, तो फिर हमने सोचा कि हम मदर से लेके उसके बच्चे तक बात करेंगे, डॉक्टर से तमाम चीजें पूछेंगे कि जस्ट बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनको किस तरीके से जो है वो टेक ओवर किया जाता है, किस तरीके से उनकी केयर की जाती है। जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनको जो बीमारियां होती हैं उनको ICU में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, कोई प्रीमेच्योर डिलीवरी बेबी होता है और दीगर इश्यूज भी इन बेबीज के साथ साथ होते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि पाकिस्तान में अगर ICUs की बात की जाए या PNICUs की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर जो है इस मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल ये है कि ICUs स्पेशली जो बेबीज के होते हैं, लेवल 3 के जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेबीज जो होते हैं या तो वो जिंदा नहीं बच पाते क्योंकि उनको उस तरह की केयर नहीं मिल पाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर 24 बेड हैं या 30 बेड हैं तो बेबीज जो होते हैं वो 1000 होते हैं। तो हमारे पास जो है बहुत ज्यादा कमी है ICUs की, हमारे पास जो है ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। स्पेशली शायद बड़ों के शोबे में तो हमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन छोटे बच्चों का मामला जो होता है, जस्ट बॉर्न बेबीज का जो मामला होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मामला होता है, क्योंकि आपने उनको फौरी तौर पर ट्रीट करना होता है। अगर आपके पास ट्रीटमेंट की ही कमी हो तो फिर आप किस तरीके से ये तमाम चीजें आगे लेकर चलते हैं। तो डेफिनेटली इस पूरे वीक में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बेबी की केयर कर सकते हैं, वो क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आप इंक्यूबेटर की तरफ जाते हैं, जो आप ICU की तरफ जाते हैं, जो आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो पर आज हम गुड मॉर्निंग आज में बात करेंगे थ्रू आउट द वीक। बिल्कुल। और जहां मैंने बात की है मॉर्टेलिटी रेट के हवाले से भी, ये भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है और ज्यादातर वजूहात प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से है। तो एक प्रेग्नेंट वुमन किन किन तरह के फेजेस से गुजरती है और किस तरह से उसे अपनी केयर करनी चाहिए, ये सब बातें भी जो है वो हम अपने शो में शामिल करेंगे और सारी स्टोरीज होंगी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। और मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी जो है वो चाय पी लूंगी, आप थोड़ी सी खबरें चलें, मैं पढ़ती हूँ जनाब। तो आज आप ये काम कर लें। एक्सप्रेस रोजनामा से स्टार्ट करते हैं और आज मेन खबरें क्या क्या है। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा और अहम बयान यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीपैक खत्ते के तमाम ममालिक के लिए खुला है। बातचीत से तनाज़ात हल करने का वक्त आ गया है, जबकि मंसूबा सरहदों का पाबंद नहीं है। सियासत से गुरेज करना होगा, आए इख्तलाफात भुलाकर पुरअमन हमसायों की तरह रहते हैं। इक़्तिसादियात को सियासियात पर फोकस देना होगी। इंतहाई अहम खिताब वन बेल्ट वन रोड के हवाले से। और इसी पर हमने देखा कि उनके बयानात भी सामने आए हैं। बहुत आलमी रहनुमाओं से जो है वहाँ मुलाकातें हुई हैं, बहुत से नए स्टेप्स पर, बहुत से नए तरक्याती मनसूबों पर जो है वो बातचीत हुई है। नवाज शरीफ का ये दौरा, पाक चीन जो चाइना का दौरा था, ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। इसी हवाले से बीजिंग में उनके खिताब के दौरान की तस्वीर भी लगाई गई है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं हम वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के हवाले से,
तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट मनसूबा है। और अगर बात की जाए चीन की, तो डेफिनेटली चीन हमारा हमसाया मुल्क है और इसी हवाले से जंग ने यहाँ पर इस खबर को अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है, जो कि अगर जिसके ऊपर अभी हम अपने एडिटोरियल में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है वो दुनिया के नक्शे पर एक नए रूप में सामने आई है और कई सालों से ये चलती आ रही है। इसी वजह से चीन के सदर ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बज़ाते खुद दावत दी इस पूरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। और जो सबसे ज़्यादा बात हाईलाइट हो रही है इन तमाम सिनेरियो में वो ये हो रही है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा मिसाल कायम की है कि चारों जो सूबे हमारे उनके वज़ीर आला को एक ही तैयारे से लेकर गए हैं। बहुत अच्छा जिसके ऊपर, जी हाँ, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसी SOP नहीं होती है कि आप इतनी आला क़यादत को एक ही तैयारे में लेकर चले जाएं। तो इसी हवाले से मज़ीद हम नवीस नईम से एडिटोरियल में भी जानेंगे कि और क्या इसके ऊपर बातें हो रही हैं। खैर, इसी खबर को यहाँ पर जंग की मेन लीड का हिस्सा बनाया गया। और अब कुछ बात कर लेते हैं मेट्रो की, सड़कों की। और मेट्रो सड़कें तरक्याती मंसूबे अपनी जगह, लेकिन अवाम जल्द इंसाफ के तलबगार है, ऐसा कहते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। जस्टिस सेक्टर में बेहतरी के लिए जल्द इंसाफ की फरहमी जरूरी है। जजेस, अदालती स्टाफ और बुकला का मकसद आम साइल की जिंदगी को आसान बनाना है। फरहमी इंसाफ का सारा निज़ाम आम आदमी के लिए बना है, ऐसा कहते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा जनाब, जैसे कि मैं बात करी थी वन बेल्ट वन रोड, इस हवाले से हम आगे चल के एडिटोरियल में बात करेंगे, लेकिन जो अखबारों में इस हवाले से खबरें हैं वो भी जरूर मेंशन करते हैं कि बेल्ट रोड मंसूबे पर मजीद 122 अरब डॉलर लगाने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो सदी का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि अब होने जा रहा है। और ज़बरदस्ती बात यह है कि इसका जो है वो अब अनकरीब इफ्तिताह भी होगा और मजीद जो है वो यहाँ पर हमने देखा कि इस हवाले से खबरें भी मेंशन हैं। एक और खबर जो यहाँ पर मेंशन है वो PSP के मार्च के हवाले से हम देख रहे थे, काफ़ी अरसे से लोग एहतजाज कर रहे थे, फिर इन्होंने मिलियन मार्च किया और इस मिलियन मार्च में पुलिस ने शेलिंग की, जिसके बाद बहुत सी अहम गिरफ्तारियां हुई। मुस्तफ़ा कमाल को भी इवन गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई के हवाले से खबरें भी सामने आईं, जबकि मुतादिद अफराद अब भी जख्मी हैं। और चौधरी निसार और गवर्नर सिंध ने इस तमाम तर वाक़े पर इजहार तशवीश भी किया है। और ये तमाम तो सूरत हाल जो थी, इसी को आज एक्सप्रेस रोजनामा ने अपनी लीड बनाया है। ठीक है। अच्छा, PSP के बारे में आपने जो बात की, मुस्तफ़ा कमाल को जो है गिरफ्तार किया गया और जाते जाते वो कहकर भी गए कि मैं अपने बच्चों के लिए पानी मांग रहा हूँ और ये मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी हवाले से PSP का जो मौक़िफ़ है वो आज सामने आएगा कि अब पार्टी स्ट्रेटजी क्या होगी और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो कब तक वापस आएंगे और लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। लेकिन PSP की तरफ से अगर देखा जाए तो PSP कह रही थी कि हम मिलियन मार्च करेंगे कराची के शहरियों के हुकूक के लिए, तो वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और हमने देखा अवाम की काफ़ी तादाद ने वहाँ पर शिरकत की। खैर, अच्छा, जो अब शॉर्ट न्यूज़ में शामिल कर लेती हूँ वो है सोशल मीडिया पर पाक फौज की तस्दीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। दैट इज वेरी गुड। और दूसरी जो लीड है वो है पाक चीन दोस्ती और CPEC मंसूबे पर विफाक के साथ है, ऐसा कहते हैं वज़ीर आला सिंध। और एक और जो यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वियतनाम, इथियोपिया के सुदूर और बेलारूस के वज़ीर आज़म भी मुलाकातें करेंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अगर ओवरऑल टेन्योर देखा जाए तो इस दफ़ा ये मंथ काफ़ी बिजी है उनके लिए। अभी वो इस वक्त बीजिंग में है और बीजिंग में भी जो है वो मज़ीद अब मुलाकातें करेंगे, जिसमें बाहमी ताल्लुकात और जो भी हमारे आपस के जो उमूर हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। और मज़ीद CPEC के लिए जो है मज़ीद कुछ मंसूबों का ऐलान होगा जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अभी अगर आप देखें तो फिर वो इस तरीके से बेलारूस के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे, तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी बिजी। और एक और यहाँ पर जो शॉर्ट न्यूज़ है वो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर का उर्स आज शुरू होगा, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और चौधरी निसार के हवाले से आपको बताएंगे इस सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड बड़ा कॉमन है और वो ये कि फौज की तस्दीक की जा रही है, जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि इसको फौरी तौर पे जो है वो ख़त्म करना होगा, फौरी तौर पे इसकी कार्रवाई की जाए। और FIA को उन्होंने इस हवाले से हुक्म भी दे दिया। और सेम ये खबर जो है वो डॉन में भी इस वक्त अपनी मेन लीड बनाई गई है कि निसार ऑर्डर स्ट्राइक डाउन और एंटी आर्मी मटीरियल ऑनलाइन। तो ये ज़रूरी भी बहुत है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें गर्दिश करेंगी तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी चीज़ जब हो रही हो तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो ही जाता है। तो इस चीज़ के बारे में अब ये स्टेप उठाया जा रहा है जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डॉन में इस वक्त यहाँ पर एक पिक्चर लगाई गई है जिसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो हाथ हिला रहे हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी वाइफ भी मौजूद है। तो ये CPEC के हवाले से ही वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान इस वक्त यहाँ पर इन्होंने डॉन में अपनी मेन हेडलाइन लगाई हुई है और वो है कि CPEC मस्ट नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड, सेज शरीफ।
और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस बात को वाज़ेह भी कर दिया है कि अब CPEC के हवाले से मजीद किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इसमें लोग जो है तमाम ममालिक के शामिल हों और ये जो है मनसूबा लोगों की तरक्की के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, तो जो आना चाहता है तो खुले दिल के साथ हम उन्हें वेलकम भी करेंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया की निगाहें जो है इस वक्त चाइना पाकिस्तान पे है और खास करके CPEC पे है। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है चाइना होस्ट सिल्क रोड समिट और CPEC मस्ट नॉट बी पॉलिटिसाइज, ऐसा कहते हैं नवाज शरीफ। और इंडिया स्किप समिट्स और एक और जो यहाँ पर मेन लीड है वो है FBR मलिंग विड्रॉइंग फिक्स टैक्स स्कीम्स। तो ये थी आज की खबरें अखबारात की जो मैंने और अनम ने आपको बताया कि क्या हुआ। और अब जान लेते हैं कि हमारे मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ मौजूद हैं हमारे हैंडसम नुमाइंदे नासिर काज़मी। इनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा, शहर में आज कौन से इवेंट्स काबिल जिक्र हैं और क्या क्या हो रहा है और मौसम कैसा है। गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज सबा अनम बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इस पूरा वीक जो है वो हेल्थ के हवाले से बनाया जाएगा। यकीन करें मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है और पिछले 20 मिनट हो गए हैं इस गर्मी में आपने हमें खड़ा किया हुआ है। नासिर, इस दफा हम इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं, बाहर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। गर्मी ने भी लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है, लेकिन गर्मियों में बच्चों की हिफाजत किस तरह से होगी इस हवाले से भी हम आगे बात करेंगे। चले, आप तो फिर बड़े हैं, आपके पास हेल्थ एक्सपर्ट्स आए तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि जो गर्मियों में फ्लू होता है उसका क्या इलाज है। बिल्कुल जरूर पूछेंगे। एंटीबायोटिक्स भी खा चुका हूँ, सारा कुछ कर। बाकी इस्लामाबाद में रूटीन की एक्टिविटी है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस हैं और इसके अलावा जो पार्लियामेंट में आज एक जो सेनेट का इजलास तो हो ही रहा है, लेकिन धुआंधार इजलास होने के चांसेस हैं क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। और ये पहला इजलास होगा क्योंकि पनामा केस के बाद ये पहली गैदरिंग है दोनों हाउसेस की। जो सेनेट का इजलास तो पहले भी बुला लिया गया था, लेकिन जो कौमी असम्बली का इजलास है वो आज से हो रहा है। तो यकीनी तौर पर आज जो है गर्मा गर्म बहस जो है पार्लियामेंट के अंदर हमें सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं जिनकी यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हैं और कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं जो मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं उनमें तरतीब दिए गए हैं। तो ओवरऑल इस्लामाबाद में आज जो मेन एक्टिविटी होगी वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे इस वक्त नासिर काज़मी इस्लामाबाद से। और वाकई में बड़ा उठाया है कि गर्मियों में फ्लू क्यों हो जाता है। ये आपका भी सवाल होगा, आप दोनों का मेरे साथ तो बिल्कुल, बल्कि मैं तो बताना ही भूल गई नासिर काज़मी, ये पूरा टाइम मैंने भी इसमें जुकाम और नज़ले से बड़ा सफर किया है। और आगे बढ़ते हैं और हुमा भट्ट की जाने बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। हुमा भट्ट बताइएगा कि लाहौर में क्या एक्टिविटीज हैं। सबा और अनम, मैं आपको एक्टिविटीज जरूर बताती हूँ, लेकिन सबा जो भी बोल रही थी प्यारी, तो मैं उन्हें ये बोल दूँ कि अब नासिर काज़मी की अगर तारीफ हो गई है तो जरूरी है कि मेरी भी तारीफ की जाए। इसी वजह से मेरी तारीफ की जा रही है, लेकिन झूठ जैसा भी होना वो बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है एक्टिविटीज की। तो इन्फेंट जो है, अभी जिक्र आपने इन्फेंट्स की सेहत के बारे में किया, तो आज पंजाब में स्टार्ट की जा रही है इंसदादे पोलियो मुहिम। 3 रोज़ा ये इंसदादे पोलियो मुहिम है जिसमें 1 करोड़ 85 लाख जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे जो हैं वो पिलाए जा रहे हैं। 47,000 जो टीमें हैं वो इसके लिए फ़राइज़ अंजाम देंगी और इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया जाएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि वज़ीर सेहत है वो इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और इस तरह ये जो हम लोग देख भी चुके हैं कि रवां बरस आगाज़ में ही एक बच्चा जो था वो मुजफ्फरगढ़ में, उसमें भी पोलियो वायरस पाया गया है। तो इसके बाद से ज़रा पंजाब हुकूमत जो है और स्पेशली महकमा सेहत पंजाब जो है वो ज़रा कोशिशें कर रहा है कि इस साल जो है वो किसी किस्म की कोई भी मज़ीद जो है वो वायरस जो है किसी बच्चे में ना पाया जाए। इस वजह से आज से ये जो पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। और बाकी एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो मेन चीज़ जो आएगी वो एक तो शर्जील खान जो है वो आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक बार फिर पेश होंगे और वही तमाम दलाइल जो हैं वो पेश किए जाएंगे और इल्ज़ामात के खिलाफ जो अपने जवाबात हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद होगा आपका बहुत शुक्रिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खालिद अल खान वाला मसला जो है वो कब सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि पीसीबी की जानिब से तो यही कहा जा रहा था कि हमारे पास बहुत सारे ठोस सबूत हैं, तो वो सबूत कहाँ है, प्लीज पेश कर दीजिए इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए, अब तो हल कर दीजिए। पेशावर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पेशावर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। जी आमिर जमील, अपडेट कीजिए। देखिए, आज का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में और के तमाम अजला और फाटा में जो है वो इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जाए। 3 रोज़ा ये पोलियो मुहिम है जिसमें
56 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इसके लिए 20,000 के करीब जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं, जिनमें 17,000 मोबाइल टीमें हैं, 1,000 ट्रांजिट टीमें हैं, जबकि 1600 फिक्स टीमें इसके लिए मुकर्रर की गई हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान मुहाजिरीन के और IDPs के जो कैंप हैं वहाँ पर भी 77 कैंप हैं जहाँ पर भी इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और अगर बात करूँ मैं पेशावर की, तो पेशावर में तकरीबन 5,000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। तमाम दाखिली व खारजी जो रास्ते हैं वहाँ पर अलहदा से चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं और चेकिंग का निज़ाम भी शुरू कर दिया गया है। जबकि जो इंसदादे पोलियो की जो टीमें हैं उनकी हिफाजत के लिए QRF यानी कि क्विक रिस्पांस फोर्स, इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के साथ साथ हर 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर मोबाइल टीमें, पुलिस की जो मोबाइल टीमें मुकर्रर की गई हैं ताकि इनकी जो सिक्योरिटी है वो मुकम्मल की जा सके और इनकी सिक्योरिटी पर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर जमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से और तमाम तर सूरत हाल से आपने आगा। कराची में भी कल रात हमने देखा कि एक वाकया पेश आया PSP के मिलियन मार्च में, जहां पर हमने देखा बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई, फिर उसके बाद रिहाई भी हो गई, बहुत से लोग मुतासर भी हुए, शेलिंग हुई, एक अजीब हंगामा रईसी हमें देखने को मिली कल रात को कराची में। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है कफील अहमद। कफील अहमद, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त बहुत से नुमाइंदे ऐसे भी हैं जो जख्मी हैं। पहले तो बताएं जख्मियों की हालत कैसी है और फिर वाकये को भी तफसीली तौर पर हमें बताइए। देखिए, आपको बताएंगे पाक सरजमीन की जानिब से जो है कल मिलियन मार्च का इनेकाद किए गए थे, जो अपना कराची के तमाम हुकूक के लिए, जिसमें पानी है, बिजली है और दीगर मसाइल जो अपना इस कराची को दरपेश हैं। ताहम जब पाक सरजमीन पार्टी के जब सरबरा मुस्तफ़ा कमाल जब अपने तमाम टीम को लेके पहुंचे हैं, तमाम कारकुनान जो कि बड़ी तादाद में मौजूद भी थे, उस वक्त पहुंचे तो उनको रेड जोन से पहले जो कि आयशा भवानी का स्पॉट था वहाँ पर जो है इनकी पुलिस से जो है वो टाकरा हुआ है और उसके बाद गैस जो अपना टेयर गैस थी उसको छोड़ा गया अपना, जिसके बाद से लोग जो है वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। और जो इस वक्त जो अगर अपना सूरत हाल देखा जाए तो उसके बाद उनको उनकी पूरी क़यादत को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन रात गए तक उनको जो है वो रिहा कर दी गई था तमाम कारकुनान को। और इस वक्त जो हालत है जख्मियों की वो हमारी बात हुई है तो वो अपना खासी बेहतर है और कुछ लोगों को जो है वो तिब्बी इमदाद देके फारिग कर दिया गया था और बकाया को जो है वो आज शाम तक जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि आइंदा के लाएअमल के लिए बाद में ऐलान किया जाएगा। तमाम उनका कहना है कि अब तहरीक जो है वो कराची की हर गली कूचे से निकलेगी और कराची के मसाइल के हल के लिए जो है वो हर बच्चा जो है अपना जो है वो रोल अदा करेगा। ठीक है, कफील अहमद अपडेट का बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी आज से 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज़ के नुमाइंदे अंजुम सुहेल। जी अंजुम, पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी आज से 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस 3 रोजा मुहिम के दौरान हाफिजाबाद में 5 साल तक की उम्र के 2,06,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से 482 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाके स्कूलों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दीगर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। इन टीमों की मुआवनत के लिए बॉयज स्काउट्स की भी खुसूसी तौर पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जबकि इन टीमों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं और हर टीम के साथ पुलिस के मुसल्लह एहलकार की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दफा एक खास बात जो देखने में आई है कि इन टीमों की मॉनिटरिंग और चेकिंग के लिए WHO, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और महकमा सेहत की जानिब से भी एक खुसूसी मैकेनिज्म तैयार किया गया है और जो इन टीमों की मॉनिटरिंग करेगा, इन टीमों की चेकिंग करेगा। महकमा सेहत के जराये का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से बच्चों की हिफाजत के लिए, उन्हें माजूरी से बचाने के लिए तो ये मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने वालिदैन से भी अपील की कि वो अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए हाफिजाबाद से आपका गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां पर PSP ने अवामी मसाइल के लिए आवाज उठाई तो हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। मिलियन मार्च पर पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन के इस्तेमाल ने शहर फैसल को मैदान जंग में तब्दील कर दिया। पुलिस ने मसाइल के लिए सड़कों पर आने वाले मुजाहिरीन पर डंडे भी बरसाए और पानी मांगने पर सबको पानी में नहला दिया, जबकि मुस्तफा कमाल और रजा हारून समेत PSP के मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेकर तकरीबन 7 घंटे के बाद छोड़ भी दिया गया। और जब ये वाकया पेश आया तो तमाम सियासी जमातों की जानिब से ठीक ठाक रिएक्शन देखने में मिला और सबने यही कहा कि ये गलत है, उनको छोड़ देना चाहिए।
वजीर दाखिला चौधरी निसार ने PSP की रैली पर तशद्दुद की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि पुरअमन इज्तिमा पर इस किस्म का रद्द अमल समझ से बालातर है। मसाइल से लाताल्लुक सूबाई हुकूमत अब तशद्दुद पर उतर आई है। चौधरी निसार के इस बयान पर सिंध हुकूमत ने भी अपना रद्द अमल दिया और कहा कि चौधरी निसार पहले मॉडल टाउन वाक़े की मजम्मत करें। चौधरी निसार को हमारी पॉलिसी समझ नहीं आएगी क्योंकि हम जमहूरी तरीके अपनाए हुए हैं। और अब लेट्स सी कि चौधरी निसार का जो है वो क्या रद्द अमल होगा इस पर। और अपडेट करें आपको बीजिंग में वन बेल्ट एंड रोड मंसूबे से के फौरन से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वन बेल्ट वन रोड का मकसद किसी मुल्क का घेराव नहीं, ये मंसूबा एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिलाएगा। मंसूबे से माशी खुशहाली आएगी जबकि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि चाइना रेलवे का मंसूबा बाहमी रवाबित का पुल है और इस मंसूबे से दुनिया के 65 ममालिक इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल, ये मंसूबा तो डेफिनेटली चीन के लिए है, लेकिन इस पर मैं यही कह सकती हूँ CPEC के हवाले से कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और इसके ऊपर मजीद कोई सियासत ना की जाए। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। क्रिकेट के हवाले से तो खबर आपने जानी है और कल हम देख रहे थे कि मिस यू का ट्रेंड जो है वो फेसबुक और ट्विटर पर काफी गर्दिश भी कर रहा था। और अब आगे बढ़ते हैं अखबारात के एडिटोरियल में क्या कुछ लिखा गया है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नफीस नईम साहब। और जैसे कि वजीर आजम के दौरे चीन को इस वक्त बड़ी अहमियत हासिल है, वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के ऊपर बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि तमाम तनाज़ात जो खत्म कर दिए जाएं, CPEC पर भी तमाम कंट्रोवर्सीज खत्म कर दी जाएं, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। इदारे सब क्या लिख रहे हैं इसमें? बिल्कुल अनम, ये इदारी आया है एक्सप्रेस का वन रोड वन बेल्ट तरक्की का मंसूबा। इसी हवाले से जंग ने भी लिखा है चीन से नए मुआहदे और हकीकी तरक्की के तकाजे। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमें मालूम है कि चाइना ने इसके फोरम में ये दोनों ये इसमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तमाम वज़रा के साथ शरीक हैं और उन्होंने चीनी सदर से, चीनी वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें की हैं। इस हवाले से कहा है कि चीन हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। $50 करोड़ के मंसूबे तय पाए हैं नए, इसमें बादशाह डैम मंसूबा है, गवादर एयरपोर्ट की तामीर का है। चीन क्योंकि मुआशी जो है वो पेशगोइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से पेशगोइयाँ की जा रही हैं कि चीन जो है वो मुआशी सुपर पावर बनने जा रहा है। और पाकिस्तान का ये इकदाम चीन के साथ जो हमारा हम देखें CPEC का मायदा, क्योंकि चीन जो है वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो चीनी सदर का विजन है, जो एक वन रोड वन बेल्ट जिसे उभर के आता है, उसमें सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21st सेंचुरी सिल्क रोड, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स, मैरीटाइम सिल्क रोड, ये ऐसे प्रोजेक्ट, ये विजन्स हैं जो चीन के जो है वस्त एशिया मशरिक वस्ता के ज़रिए बहर रूम से चीनी के जनूबी साहिल को मिला देंगे, समंदर को मिला देंगे। और चीन जो है वो बहुत एक बड़े पैमाने पर जो है ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिससे पाकिस्तान की शिरकत जो है वो बहुत ही अहम है और ये वाकई में एक गेम चेंजर मंसूबा है इसके हवाले से। जी अच्छा, गेम चेंजर मंसूबा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तो बिल्कुल काबिल ज़िक्र है। अगर बात कर लें बैनुल अक़वामी तौर पर हमारी दोस्ती चीन के साथ और तमाम हमारे जो मंसूबे हैं, CPEC हो या वन बेल्ट वन रोड हो, इसमें अमेरिका और भारत के लिए कितनी ज़्यादा थ्रेट है, क्योंकि हमने देखा कि भारत ने तो शिरकत भी नहीं की। बिल्कुल, देखें वज़ीर आज़म ने पहले तो ये बिल्कुल इसी वजह से वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मंसूबा सबके लिए है, चाहे कोई इस फोरम में शरीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये सबके लिए है, कोई इससे अलग ना हो, क्योंकि ये एक मैसेज है जो कि उन्होंने टैसिटली कन्वे किया है भारत को, क्योंकि भारत ने रिफ्यूज़ किया है इसको अटेंड करने से, इस कॉन्फ्रेंस को। ये एक नेगेटिव ट्रेंड है क्योंकि भारत, आप देखें कि चाबहार में ईरान के साथ मिलकर वो भी वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है और ये इदारे ने भी ये कोट किया, ये लिखा है कि इस वक्त चीन जो है वो, भारत जो है वो चीन को अपना सबसे बड़ा हरीफ मान रहा है क्योंकि वो मुआशी सुपर पावर बनने जा रहा है। भारत की कोशिश है कि चीन इस तरह के कम से कम पाकिस्तान को साथ लेके ना चले, उसे काउंटर करें इस इक़दाम को। तो पाकिस्तान को इसके लिए बहुत अच्छा सवाल था कि पाकिस्तान को इसके हवाले से बड़ा जो है वो प्रिकॉशस होना पड़ेगा। अच्छा नफीस नईम साहब, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ये गेम चेंजर साबित होगा और 65 ममालिक को इससे फायदा होने जा रहा है। खुसूसी तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है कि आगे की नस्लें भी याद रखेंगी इस मंसूबे को और ये मंसूबा इतना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। क्या क्या बेनिफिट्स पाकिस्तान के लिए आप देख रहे हैं इस मंसूबे से? देखिए ना, ये आपने सवाल किया ना, यही इदारिये ने सबसे बड़ा जो एक सवाल ही किया और वो वाहिद यही सवाल है कि पाकिस्तानी माशी साज जो है, प्लानर्स जो है हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स, उनके लिए इम्तहान है ये कि देखें मंसूबा तो चाइना की ताउन से मिल रहा 56 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, बेतहाशा मंसूबे हैं। इस हवाले से चाइना ने फोकस किया है तवानाई के हवाले से, जो हम भाषा डैम देख रहे हैं 40,000 मेगावाट जनरेशन उसकी होगी, 9 साल में तामीर हो जाएगा, इसके हवाले से भी साइन हो गए।
लेकिन अब इकोनॉमिक हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनका इम्तहान है कि वो किस तरह इसके समरात को आवाम मुस्तफ़ीद किस तरह होते हैं, ये इनकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। दूसरे ममालिक से पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को डोमिनेट कर सकता है, ये उन पर डिपेंड करता है। ये मनसूबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस साथ हमें पॉलिसी भी बिल्कुल पॉलिसी भी निभानी पड़ेगी। कोई भी गवर्नमेंट आए उसको सीपेक का मंसूबा इसी तरीके से जारी और सारी रखना पड़ेगा और इसी तरह काम करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो सीपेक को छेड़ेगी, क्योंकि इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कह चुके हैं कि सीपेक का ख्वाब उन्होंने बलोचों के लिए देखा था, जबकि परवेज मुशर्रफ भी जो है वो इसी तरह की कोई बात करते हैं, मगर सीपेक जारी और सारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? अगला इदारिया जो है वो भारत के हवाले से आपने देखा कि LOC की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन भारत की जानिब से वही उसके जो वतीरा है LOC वायलेंस डॉन का एडिटोरियल है। जंग का इदारती नोट भी इसी हवाले से दिया है कि भारत नोश्ता दीवार पढ़ ले। हमने देखा कि भारत ये मुसलसल अभी हमने देखा हफ्ते के रोज़ भी जो है भारत के LOC पर फायरिंग हुई है और 6 पाकिस्तानी जख्मी हो गए हैं, जिसमें मुतादिद मवेशी मारे गए हैं। खुद कमर जावेद बाजवा ने कन्यान सेक्टर में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाके फौजियों से मुलाकात की और उनको उनकी हौसला अफजाई की और उनकी तारीफ की। तो ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से भी एक मैसेज कन्वे कर दिया गया कि भारत अगर जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत ने अब तक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। हम तमाम सिफारती आदाब को मलहूज़ खातिर रख रहे हैं। अभी हमने देखा बिल्कुल इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान की क़यादत ने सब्र तहम्मुल का जो है वो उससे काम लिया है। यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि मस्तूम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से। जी मोहम्मद खालिद, बताइएगा कि धमाका किस नौयत का था? जी जिला मस्तूम के इलाके दश्त में तुर्कों का इलाका है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी गश्त पे थी। नामालूम अफराद ने खुद साख्ता देसी बम सड़क के किनारे नस्ब कर रखा था। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जो खुद साख्ता बम नस्ब था उसके करीब पहुंची, तो रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए जोरदार धमाका हुआ, जिसके जब में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी आई। उस गाड़ी में सवार सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकारों समेत एक सिविलियन ड्राइवर जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इस हवाले से मजीद भी जो भी तफसीलात आएंगी वो आपको हम बताते रहेंगे। यहाँ पर आपको एक और अहम खबर से आगाह करें और आपको बताएं कि चलीन के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान इस वक्त जारी है, जबकि 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस मुल्क की तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं कि ये मार्केट इंडेक्स जो है वो 52 की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुँच गया है। बड़ी अच्छी खबर है, आपको अहम खबर दे रहे हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जबरदस्त तेजी और रुझान देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वीक हम मना रहे हैं बच्चों की केयर के हवाले से, हेल्थ केयर के हवाले से इस पूरे वीक को हम मनाएंगे। तो बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए मुनासिब खुराक बहुत ज़रूरी है। स्कूल जाने वाले बच्चों को ग़िज़ाइयत की ज़्यादा ज़रूरत होती है और 4 से 7 साल की उम्र में बच्चों की वैसे भी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही होती है और इन दिन में उनकी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी मसरूफियात होती हैं और ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जो चाहे मिकदार में कम हो, लेकिन बच्चों को उसमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत ज़रूर मिलनी चाहिए। और अमूमन बच्चे हम देखते हैं कि इस उम्र में खाने से भी भागते हैं, सही खुराक भी नहीं लेते और फास्ट फूड का ज़्यादा रुख करते हैं, चाहते हैं कि जो दूसरी इस तरह की जो फास्ट फूड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुख करते हैं और उन्हें ग़िज़ाइयत जो है वो प्रॉपर किसी तरह से नहीं मिल पाती। जी हाँ, बिल्कुल, खुराक की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसीलिए हम बताएं आपको कि बच्चों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, बच्चों की सेहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से CEO मिस्टर हेंस, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन होती है। तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज थैंक यू, so good to have you here. Yeah. So Dr. Hind, starting from you, as we are celebrating this health week for the children, for the health care week for the children. So first of all, I need to ask you, what are the health facilities and how are the health facilities here in Aga Khan University? Actually, Aga Khan University has a kind of a system of facilities, and at the center is the Stadium Road Campus Hospital, together with the university, which means the medical college and the School of Nursing.
Then we have 4 secondary hospitals, 3 in Karachi, Garden, Karimabad, Karada, and 1 hospital in Hyderabad. And on top of that, we have about 300 laboratories and primary healthcare centers. No, not primary, actually clinics in the bigger cities in Pakistan, about 99 of the bigger cities. Right. So that's the whole system. It's a not-for-profit, which means that we are not working for any profit. Whatever money we Definitely you are working for humanity. we're working for humanity. Years. Yes, But I yes. think it's good now to explain how this works. So we charge a specific fee for our services. Yeah. But whoever is not able to afford that will be given welfare. Yeah. So last year we spent 2 billion rupees on welfare, which is part of our budget, but also Zakat and our Behbood Society Yeah. will offer money for that. So we are a not-for-profit institution, and I think one more thing is very important for the public to be aware of. We always combine not just service but also research and teaching. Wherever we That's go, really good. research and teaching is part of what we do. It's an integrated approach to provide the best possible healthcare in Pakistan. Aja, so it's a very huge field. If we talk about the PED sector, if we talk about the kids care sector, so it's a huge in several fields in one thing. So you are a CEO in Aga Khan University Hospital and you run the whole administration and management. And I know it's a very stressful and it's a very responsible job for you to maintain hospital and to look after each and everything in each and every ward that what's going on in the hospital. So what do you think that to be a CEO of a big hospital, what is the top extraordinary thing CEOs do? It's a combination of things. Yeah. First of all, in the context of the institution, you have to think, okay, what is our strategy? What are we aiming at? What is our plan for the next 10 years? Because every decision we take today should relate to what you want to achieve in the future. So in this term, we discuss about AKU, the next generation. Because we have plans, and I hope I will be able to explain a little bit about this further down the road. And of course, the CEO cannot look after every single individual. So at AKU we have 10,000 employees all over the country and in Karachi. So what we do, we decentralize. Right. So we have a organization structure that gives responsibilities to a chair of a department and a chief of the service, so that we can combine service and academics, the teaching part. And they run the service, you know, from clinics, admissions, surgeries if required. So actually we create hospitals within the hospital. Otherwise it would not be able in the 21st century to run such a very dynamic business. Because I believe no industry is as dynamic as healthcare, because it requires capital investment, it's human intensive, and it's also emotion intense. So these combination together makes that you need to delegate, but you need to give a clear framework within which the local management, in this case the management of the Children's Hospital, has to act and to develop their activities. Right. Mr. Hans, tell me something about, as we know that Aga Khan is open for all and everybody from Pakistan, all over Pakistan, people approaches Aga Khan University. So how do you maintain the quality services for all? Well, the Chancellor, His Highness the Aga Khan, from the inception said, okay, you guys tell me you are high quality, give me the evidence. So give me the evidence. Really nice. So what AKU is doing for the last 10, 15 years is we are internationally accredited. So, for example, the hospital services are accredited by the JCI, which is an American organization that every 3 years comes to the hospital for a week with a whole bunch of surveyors, and they assess you against, if I'm not wrong, 1,032 standards, which varies from patient safety, infection control, waiting times, how we do surgeries, how we can remain safe, all these kind of things. It's a very, I must say, huge undertaking to make sure every 3 years that you are complying with these standards. And in between these 3 years, you have our own internal surveys,
and this is reported on a monthly basis. If you don't do that, you cannot be sure whether you provide the quality service that we claim that we Right. And for the lab, we are accredited for the College of American Pathologists, which is even a more stringent checkup, because we say, listen, you cannot risk lives just for money. So That's true. you have to make sure that the service that is provided is accurate and is precise. So I think from the lab we do 10 million tests a year, and I believe that. Okay, so we are talking about the Aga Khan services and Aga Khan standards about that. So definitely, I want to ask you a question. That Aga Khan franchise is in the city, out of the city, but there are some areas they are not developed as much as cities. So are you thinking to open up your any franchise in those cities? No, actually we have two organizations. One is the Aga Khan Health Services, Right. and they are focusing more on the rural areas. And Right. AKU, we as an academic institution, Yes. we focus on the urban Right. areas in Pakistan. Okay, sir. So it should be complementary. It should be complementary. Okay. Okay. So you have every type of system facilities, and you provide every facility to the patient. So I want to ask you that: are you satisfied in Pakistan, especially in government sector, they are providing services? What is the difference between your services and other services in Pakistan, especially? Well, let me not judge any government institution. Okay. That's not my mandate. Okay. But I would advise, because from time to time we do on request some surveys in government hospitals, just on request to to But if advise. you're not only but talking, at least we can make a government comparison, sectors. or you can say that what is the what difference kind of between- lackings that you're watching within Pakistan in the health sector. My basic message would be that look at the JCI, and look, in Pakistan is working on Pakistan quality standards for hospitals as well. Right. Whenever these standards are there, please implement them. Then you will know that it takes a lot of effort, it's a hard process, because I believe compliance, I'll give you one example, hand washing. Right. Hand. Yes. Hand hygiene is very important, because we know most of the infections in the hospital are transmitted by people who don't wash their hands in between patients. Right. So we have a very stringent process on that, because we know if we don't do it, lots of issues will happen. Right. So So you're government hospitals should, for example, adopt a standard like that and make sure that there is compliance with these standards. And this is only one very small example, and there are many more. So you're There are from many more Netherlands. examples. I need to know how do you see the healthcare facilities within Pakistan, and what do you think? What lackings do we have in this health sector? I believe we should look at the ground level. I think we need more primary healthcare facilities to begin with, because now people, when something goes wrong, you go right away to a hospital, and many of these visits are not required, can be managed by family medicine, for example. That's another thing. And then I think there should be a build-up from secondary, tertiary care to quaternary care hospitals to make sure that, for example, we are there for the most sick patients. Right. So everybody with a simple thing should go to his family medicine clinic. So that is one advice. The second is, I must say, Pakistan does not have a healthcare insurance. Right. And from my observation, and it's just an observation, that is something that all governments should work on to make sure that Sir, that is- every hospital has a policy that how to deal with the patient. The patient comes first, the patient comes you. So what is your policy to deal with the patient? Do you do first their test and examine? And what are the clinical process of Aga Khan University Hospital? Well, that would require a whole TV series to Yeah, definitely, explain you the definitely, workings yeah, of the yeah. hospital. But in general, when the patients want to visit the hospital, we have a call center. Right. And they have the mandate to make sure that an appointment is given as soon as possible. Right. When the patient then arrives for a clinic visit, there is always an assessment by the nurse Right. prior to see the physician. Right. Physician assesses, might require some other tests to make sure that a diagnosis is done. Yes. Once these tests are
done. Yes. Results will come to the physician. Right. We have all kind of electronic facilities by which the physician can, even from his iPhone, Yeah. can see, okay, what are the results of this patient, and That's really okay, great. That's so really let's great. let's now move on and, for example, suggest a surgery or any form of treatment, and we try to expedite this in a very organized manner. I just Right. some people So don't do you afford, think, yeah. do you have any plan of expanding your services throughout the country within Pakistan? Well, I mentioned that we are now thinking about AQU, the next generation. So, as you But mentioned, especially in remote areas. in remote areas. Yeah. This cannot happen overnight, so we will certainly, over the next decade, we build more hospitals. So you do have some plans regarding that? We have plans, but again, it has to be in cooperation with other people. We focus on the rural areas. Right. It doesn't make sense to build an academic hospital in the inner of Sindh. Right. That doesn't make sense. So, Okay. from a planning Yeah, that's perspective, why I was asking about the services only, health facilities Yeah. or health Right. services. so we right. work with our partner organizations to provide more primary health care. Then they can be referred to our more established hospital services. Right. Right. Thank you so much. Thank you Okay. so much, Dr. Welcome. Hens, for joining us, and it was pleasure having you here. And उम्मीद करते हैं कि इस डिस्कशन से आपको पता चला होगा कि आगा खान की फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं, यहाँ पर लोगों को हेल्थ के हवाले से कितना इक्वली ट्रीट किया जाता है और किस तरह से इन्होंने अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन किया हुआ है। और ये चीज़ें हमने खुद एक्सपीरियंस की हैं, क्योंकि हम भी आगा खान देकर आए हैं और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आगा खान में, तो मैं तो डेफिनेटली बहुत इम्प्रेस और बिल्कुल मुझे सर हेंस की ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब भी पेशेंट इनके क्लिनिक में आता है एग्जामिनेशन के लिए, तो डेफिनेटली उसको टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं, पूरा एग्जामिन करते हैं। ये नहीं करते हैं कि बस देखा और कोई भी चीज़ उसको टलाते नहीं है पेशेंट को। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और आज की तारीख के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमेशा की तरह इंतहाई अहम होती है। आज के दिन यानी 15 मई को फैमिलीज़ का आलमी दिन मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन को मनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 1994 में पेश की गई। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद फैमिलीज को बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत की अहमियत से आगाह करना होता है। रूठे हुए अजीज़ व अकारिब को करीब लाना, रिश्तों के तक़द्दुस का एहसास दिलाना और मिलजुल कर रहने की तरगीब देना भी इस दिन को मनाने का अहम मकसद है। 1995 वो पहला साल था जब फैमिलीज का आलमी दिन मनाया गया और तब से आज तक हर साल 15 मई को ये दिन मनाया जाता है। चले जनाब, आज की तारीख तो आपने जानी और अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने की भी। वैसे भी रमजान का बरकत महीना भी आ रहा है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करें, उनके हुकूक का ख्याल रखें और अफ्तारी में जब आप कोई मज़ेदार सी चीज़ बनाने लगें और उसमें रवायती जायका चाहिए हो तो ज़रूर आप खाना जब भी बनाने लगें तो आप शान मसाले से बनाएंगे। बिल्कुल, पहले के ज़माने की बात अलग थी। हम पड़ोसियों के साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे, ऐसा लगता था कि जैसे हम एक ही घराने का हिस्सा है। लेकिन शान मसालों में बने मज़ेदार खानों ने इस दौर में भी सबको यकजा करके रखा हुआ है और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के 70 ममालिक मौजूदा पाकिस्तानी और पाकिस्तानी खानों के शौकीन शान मसालों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बिल्कुल, वैसे तो गुड मॉर्निंग आज में आप मुख्तलिफ रेसिपीज देखते ही हैं, लेकिन आज खाने में कुछ खास है क्योंकि आज खाना बना है शान मसालों से जो हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं। तो देखते हैं कि रैपिड रेसिपी में आज क्या बन रहा है।
बड़ी ही जबरदस्ती ये निहारी आपने देखा शान मसालों से बनी थी। और वैसे भी हम जब भी सोचते हैं कि निहारी बनानी तो पता नहीं लगता है कि कितना मुश्किल काम हम घर में करने जा रहे हैं, लेकिन जब से इस तरह के मसाले आ चुके हैं और स्पेशली शान का अगर आप मसाला यूज करके देखें तो इतनी झटपट तरीके से निहारी बनती है। सबक और मैंने घर में ट्राई की भी है ये निहारी। बिल्कुल, निहारी का तो मजा ही अलग है अगर वो शान से बनी हो। खैर, अब हम कुछ मजीद बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से और हेल्थ के हवाले से। तो डेफिनेटली जैसे कि आप सब जानते हैं हम पूरा वीक ही हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं और खास तौर से इन्फेंट्स और न्यूनेट्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक हम जब लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डेफिनेटली इस हवाले से मजीद बातें करेंगे। सो कहीं जाइएगा नहीं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस पूरा हफ्ता हम बात करेंगे चिल्ड्रन हेल्थ एंड केयर के हवाले से, तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज पे भी मौजूद हैं चेयरमैन पीड्स और सर्विसेज चीफ पीड्स फॉर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। दोनों हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सलमान करमानी भी और दूसरी तरफ बाबर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, आज दोनों आप यहाँ पर हैं, बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, चाइल्ड केयर के हवाले से, इन्फेंट्स के हवाले से, न्यूनेट्स के हवाले से। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा शोबा है पीड्स का, एक्चुअली ये है क्या? तो पीडियाट्रिक्स जो है ना, वो बेसिकली जो उम्र शुरू होती है वो 0 से लेकर आप समझें, बल्कि आप 0 से भी पहले ले लें कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कभी कभार उसमें पेचीदगियाँ आ गई होती हैं, तो उसमें भी हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और मदर से काउंसलिंग होती है और डिस्कशन होता है कि जब बच्चा पैदा होगा तो क्या करना है। ये बच्चे जो होते हैं कभी कभार अगर प्रीमेच्योरली आ जाएँ, यानी कि वक्त से पहले आ जाएँ, तो इनका वजन 1 किलो से भी कम होता है, तकरीबन आप समझें कि एक हथेली के जितने वो होते हैं बेचारे, तो बहुत ही वो यंग होते हैं। आप इस एज से लेके आगे बढ़ें तो फिर आप समझें कि बच्चों के और अमराज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नमोनिया, डायरिया वगैरह जो कि बहुत आम पाए जाते हैं, टीबी वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अमराज होते हैं जो कि पैदाइश से तो मौजूद होते हैं लेकिन ज़रा देर से डायग्नोज होते हैं। बच्चों के दिल में सुराख हो गया, बच्चों के कैंसर्स हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और पीडियाट्रिक्स की जो फील्ड है बच्चों की, वो 18 साल की उम्र तक तो डेफिनेटली चलती है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि बस बच्चा बालिग हो गया और ख़त्म, यानी कि 11-12 साल पे, लेकिन ये पूरी एक जो है ना, यानी कि लाइफ जब से शुरू होती है उससे लेकर आगे तक चलती है। और इसमें बहुत ही पेचीदा अमराज भी शामिल हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक सर्जन या सिर्फ एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि ये आंतों के स्पेशलिस्ट होते हैं या सिर्फ एक लिवर, उनकी ज़रूरत नहीं होती, पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है। तो हमारा पूरा मकसद जो आगा खान हॉस्पिटल का, जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का है, उसमें यही है कि एक ऐसी टीम क्रिएट करें कि जो बिल्कुल जो सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बच्चे हों, जो कि कहीं और जिनको इलाज नहीं हो सकता, उनका इलाज है। लेकिन ये तो वो केस है ना जिसमें कोई बच्चा बीमार होता है या उसे कोई प्रॉब्लम होती है, या कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बाय बर्थ वो कोई अपने साथ प्रॉब्लम लेकर आया है, तो वो लोग डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। बाबर साहब, आपकी जानिब जानना चाहेंगे कि आम हमारी आवाम जो है वो समझ नहीं जानती कि एक बच्चे की हिफाजत, उसकी केयर किस तरह से की जाए। आज हमारी इस डिस्कशन का मकसद भी है कि लोगों को बताया जा सके कि हम बच्चों की केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें लोगों को जानना ज़रूरी है इस पर्सपेक्टिव में कि बच्चों की केयर कैसे की जाए? देखिए, मेन चीज़ तो सबसे पहले एक चीज़ वो इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि बच्चा, और ख़ास तौर पर जो हम डॉक्टर हजरात होते हैं समझते हैं कि जी बच्चा जो है एक बड़ा एक अडल्ट का छोटा फॉर्म है। नहीं, बच्चे हैं, बच्चों की अपनी कुछ नीड्स होती हैं और उन नीड्स को किस तरह से आपने डील करना है, क्या करना है। और बच्चे की केयर में मेन चीज़ ये है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे को ग़िज़ा किस तरह की मिल रही है। जो हमारे आजकल अनरेगुलेटेड प्रोसेस्ड फूड है, यू नो, फास्ट फूड है, इसका जो असर होगा उनके ऊपर, आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो 9th मोस्ट ओबीस कंट्री है दुनिया का, 9th मोस्ट ओबीस। मतलब हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो ग़िज़ा नहीं मिलती और बच्चे उसकी वजह से बहुत छोटे रह जाते हैं। बिल्कुल वो मसला तो है ही है, पर मोटापा भी उतना ही ज़्यादा है। तो वो उस तरह उसकी जो सारी केयर है, उसकी किस तरह से उन बच्चों को ग़िज़ा क्या देनी है, क्या करना है, ये तो बहुत शुरू से सब कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और मेन चीज़ ये है कि बच्चों की बीमारियां बहुत डिफरेंट होती हैं और उनको डील करना बहुत डिफरेंट होता है। मैं बाय एक्सपर्टीज़ मेरी जो है वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, यानी कि बच्चों के दिल के अमराज का मैं एक्सपर्ट हूँ।
और बहुत डिफरेंट फील्ड है और उसको किस तरह से आपने डील करना है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या करना है। और ये कॉन्सेप्ट कि भाई एक फ्री स्टैंडिंग चिल्ड्रंस हॉस्पिटल यानी बच्चों का अस्पताल जिसमें कि तमाम फैसिलिटीज मौजूद हों, वो इस मुल्क में आप एक तरह से समझे बिल्कुल है ही नहीं, मौजूद ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ओवरऑल हम इसी के बारे में बात करें, चाइल्ड केयर के बारे में। अब जैसे कि डॉक्टर बाबर ने बताया कि इतना आसान काम नहीं है बीइंग अ पीडियाट्रिक डॉक्टर, उनको बहुत जेंटली केयर करनी पड़ती है छोटे बच्चे की, और स्पेशली जब वो किसी कार्डियक डिजीज़ के साथ में आता है। तो अगर हम आगा खान की बात करते हैं तो आगा खान किस तरीके से इन पेशेंट्स को कैरी करता है, किस तरीके से ख़ास किस्म की केयर दी जाती है? आगा खान का जो ICU है उसकी स्पेशलिटी क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारी पूरी फिलॉसफी जो है बच्चों के अस्पताल की तरफ से वो यही है कि एक ऐसी टीम क्रिएट करें जिसमें तमाम स्पेशलिस्ट मौजूद हों, बिकॉज ये एक पूरे मुल्क की कमी है कि पीडियाट्रिक्स में ख़ास तौर पे बच्चों के स्पेशलिस्ट बहुत कम मौजूद हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 6 न्यूनेटोलॉजिस्ट्स हैं जो कि ख़ास जो प्रीमेच्योर बेबीज़ और जो पैदाइश से जो अमराज होते हैं छोटे बच्चों के, उनके हैं, और वो न्यूनेटल ICU रन करते हैं। और उनके यानी कि हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो हम नेक्स्ट जनरेशन भी क्रिएट कर रहे हैं उनके। तो जिस तरह हम मिस्टर हांस बात कर रहे थे कि आगा खान का मकसद सिर्फ मरीजों का ख्याल करना नहीं है, बल्कि एजुकेशन भी है और रिसर्च भी है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे ICUs में होती हैं। हमारे पास पीडियाट्रिक ICU है, पाकिस्तान का सबसे पहला पीडियाट्रिक ICU। तो उसके अंदर यही है कि जो बच्चों को जिनको गर्दनतोड़ बुखार हो गया या ऐसे झटके आ गए कि सांस बंद हो गई, वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, उस सब का ख्याल वो ये ICU में होता है। तो और हमारे पास पाकिस्तान का सिर्फ वाहिद ट्रेनिंग प्रोग्राम है पीडियाट्रिक ICU का। तो सलमान साहब, हमने आगा खान के हवाले से तो जाना कि यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज हैं, डेफिनेटली डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट वहाँ पर मौजूद है और हम उनसे मिले भी हैं, तो हम अपने लोगों को ज़रूर दिखाएंगे भी कि हमारी उनके साथ क्या डिस्कशन हुई, क्या बातचीत हुई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, बाबर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि चाइल्ड हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ पर लैकिंग्स हैं और कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर अभी बहुत महरूमियाँ हैं जिनको मज़ीद हमें केटर करने की ज़रूरत है? देखिए, बच्चों का जो पाकिस्तान का एक इम्प्रेशन है कि जी बच्चों में डायरिया होता है, नमोनिया होता है और यही हमारे मुल्क की बीमारी है। देखिए है बिल्कुल, मैं कहीं से उसको जुटलाना नहीं चाह रहा, पर अगर आप ये देखें कि बच्चों के दिल के अमराज की मैं बात करता हूँ, पूरी दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं दिल के मर्ज के साथ, पूरी दुनिया में सालाना 4 मुल्कों से 50% ऑफ द वॉल्यूम आता है। किन से? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया। क्योंकि जितने बच्चे पैदा होंगे जिस मुल्क में इतनों में दिल की बीमारियां हो सकती हैं, सही है। और प्लस कंसैंग्यूनिटी, आपस में जो शादियां उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारे पास हम लोगों की मुल्क की रियलिटी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस भी हैं, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, यू नो, आपकी दिल के अमराज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यू नो, तो ये तमाम चीजें कौन डील करेगा? तो हमारे पास हमारे मुल्क में, जैसे डॉक्टर सलमान ने जिक्र किया है कि स्पेशलिस्ट की कमी, बच्चों के स्पेशलिस्ट की कमी, वो जो अडल्ट स्पेशलिस्ट है यानी कि दिल का अडल्ट का डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो बच्चों में नहीं उनको डील कर सकता, उनकी बहुत ही डिफरेंट डिमांड्स है, बहुत डिफरेंट बीमारियां, उसको समझना बहुत डिफरेंट होता है। तो ये जो लैकिंग हमारे मुल्क में मेजर यही है कि बच्चों के स्पेशलिस्ट और ऐसे अस्पताल जहाँ पे तमाम वो स्पेशलिस्ट एक रूफ के अंदर आपको मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि डॉक्टर सलमान, कभी भी इस तरीके से होता है कि अगर हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो उधर कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो आपको रेफर कर देते हैं वो कि आप फला जगह ले जाएं। लेकिन आगा खान की खास बात यह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके हर डिपार्टमेंट में एक ही रूफ में जा सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किड्स के हवाले से, ICU के हवाले से। आपने कहा कि पाकिस्तान में पहला आपका ऐसा पीड्स के अंदर ऐसा ICU है जो अभी सिर्फ आगा खान के पास ही है। तो बताएं कि इसका क्या किरदार होता है और किस तरीके से जो है किस तरह के बच्चे आते हैं तो उनको रखा जाता है इसमें? देखिए, इसमें जैसे हमने कहा, बाबर भी बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उनको 2, 3, 4 चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। एक इन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह ओबेसिटी या ये मोटापे का जो एक उतर चल रहा है, तो अब बच्चों के दिल के अमराज जल्दी हो रहे हैं, गुर्दों के अमराज जल्दी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब हमारे पास इस तरह के बच्चे आते हैं तो उनकी किडनीज भी फेल हो रही होती हैं, उनकी ब्रेन भी डैमेज हो गई होती है, दिल पे भी डैमेज होता है। तो वो सिर्फ एक जगह जहाँ सिर्फ दिल के डॉक्टर हों या सिर्फ किडनी के डॉक्टर हों, वहाँ वो बच्चे नहीं सर्वाइव कर सकते। तो जब हमारे ICU में आते हैं इस तरह के बच्चे, तो एक पूरा उनको एक ग्लोबली उनको देखा जाता है और उनको इंटेंसिव केयर दिया जाता है और फिर दिल के
स्पेशलिस्ट को वहाँ बुलाया जाता है। इसी से एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चे को ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इस तरह के आईसीयू की उसको ज़रूरत है पीड्स की, और डेफिनेटली वो किसी और प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, वो जब आगा खान आता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है आगा खान की जानिब से? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम वर्ल्ड क्लास आईसीयू बना दें और मरीज वहाँ हम तक पहुँच ना सके तो फ़ायदा क्या? ठीक है ना। तो उस सिलसिले में हमारा एक बहुत ही अच्छा वेलफेयर सिस्टम है। एक तो AKU का जनरल वेलफेयर सिस्टम है, जहाँ कोई भी मरीज, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उससे वो फ़ायदा हासिल कर सकता है। लेकिन पीडियाट्रिक्स में ख़ास तौर पे हमारा एक पीडियाट्रिक वेलफेयर फंड भी है, जिसमें हम क्लियरली ये असेसमेंट हो जाता है और न्यूट्रली होता है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होते हैं मरीज को, उनको ये खबर नहीं होती कि कौन वेलफेयर पे है और कौन नहीं, ताकि वो ट्रिटमेंट जो है वो चलता रहता है। दिस इज वेरी वेरी गुड। और आगा खान के हवाले से तो हमने काफ़ी बात की भी है, अब कुछ बात कर लेते हैं हम ज़रा बच्चों के बारे में जिस तरह के अमराज का आप जिक्र कर रहे थे, और आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ा कॉमन हो चुका है जो हार्ट डिजीज़ के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं स्पेशली। तो हम जानना चाहेंगे कि एक जनरल परसेप्शन है लोगों का कि जिन लोगों के दिलों में सुराख होता है या जो ब्लू चाइल्ड होते हैं, उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, और लोगों को ये पता भी नहीं होता कि हमें किस टाइम पे सर्जरी करानी है या फिर मेडिकेशन के थ्रू भी वो ट्रीट हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक परसेप्शन जो है, क्या ये लोगों का परसेप्शन ठीक है या नहीं है? सर्जरी कब करानी चाहिए? कौन सा टाइम बेहतर होता है? बचपने में करा लें बेहतर है, आप बड़े हो जाएं फिर बेहतर है? और अगर बड़े होके कराते हैं तो कितना टाइम हमें रखना चाहिए इसमें कि अगर इतने टाइम पे हम कराएंगे तो हमें लाइफ रिस्क नहीं होगा? थोड़ा तफसीली तौर पर देखें, बहुत एक क्लियर मैं बात बताऊं, बच्चों के दिल के अमराज बहुत डिफरेंट हैं, उनके स्पेशलिस्ट होते हैं। ये कहना, और मेजॉरिटी में ये देखता हूँ कि जी किसी बड़ों के जो दिल के अमराज वाले होते हैं वो देखेंगे या सुराख बंद हो जाएगा, नहीं, कुछ सुराख बंद हो सकते हैं, कुछ नहीं बंद होते। ना बंद किए जाएं तो फेफड़े खत्म हो जाते हैं, और फिर उन सुराखों को हम, या उन दिल के पर्दों के सुराखों को हम नहीं बंद कर सकते। सो अर्ली रिकग्निशन, अर्ली रेफरल एक ऐसी जगह जो कि इस तरह के दिल के अमराज को डील कर सके, वहाँ जल्दी पहुँचे। जितनी जल्दी सर्जरियाँ होती हैं ऐसे बच्चों की, वैसे उनकी लाइफ लॉन्ग जो लाइफ होती है, लॉन्जेविटी होती है, वो नॉर्मल होती है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स की तरह काम कर सकते हैं। अगर उनके दिल के अमराज छोड़ दिए जाएं तो जब वो बड़े होते हैं, अब आप खुद सोचें, बड़े हो गए, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अब उनका दिल खराब हुआ, अब वो सिर्फ इफेक्ट हुए, पूरी फैमिली इफेक्ट हो गई। इसको पॉवर्टी ट्रैप कहते हैं। ये पूरी फैमिली उस पॉवर्टी ट्रैप में पड़ गई है। सही है। सो इस चीज को बहुत समझ, और दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक ऐसे अस्पताल जहाँ पे कि बच्चों को केटर किया जाए, बच्चों की बीमारियों को समझा जाए और उसके एक्सपर्ट मौजूद हों, वही ऐसे अस्पताल ही इन चीजों को डील करें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अर्ली डायग्नोज नहीं हो पाया सपोज, तो फिर भी हमारे पास कितना टाइम होता है, और अगर आपको बहुत देर में जाकर पता चल रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और ये जो हम लोग कहते हैं कि खाली मेडिसिन के थ्रू भी ये चीज ट्रीट हो सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, देखिए अगेन एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएं जिसको इस चीज का पता हो। सही है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। सही है। सो आप उसके पास जाएं जिसको इस चीज का पता हो, ताकि वो आपको बताए कि ये आया कि देर हो गई है या नहीं देर हुई है, आया कि ये दवाइयों से ट्रीट हो सकता है या सर्जरी चाहिए। प्लीज 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 मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मैं बहुत ऐसे मरीज देखता हूं जो कि लेट आते हैं क्योंकि किसी ने उनको सही इंफॉर्मेशन है। और इसमें देखें, कोई किसी भी डॉक्टर का ना कोई गलत मतलब नहीं होता, वो सिर्फ ये हमें एक्सेप्टेंस करनी चाहिए कि देखें हम सबका अपना एक रोल होता है। सही है, स्पेशलिस्ट का अपना एक रोल होता है, जनरल फिजिशियन का अपना एक रोल होता है, हम सब मिलकर उस बच्चे की ट्रीटमेंट का बिल्कुल। और यही बात जो है पूरी कंजेनिटल हार्ट डिजीज के हवाले से, और यही सवालात तमाम हमने कल किए बाकायदा, डॉक्टर वारिस हमारे साथ थे और इसीलिए वो भी अवेयरनेस दे रहे थे और हम उनसे बार बार यही पूछ रहे थे कि आप बताएं कि कितना टाइम होता है और फौरन से करवा लेनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो डॉक्टर सलमान, मैं चाहूँगी कि डेफिनेटली हमने बात कर ली, डॉक्टर बाबर ने बताया CHT के बारे में, तो ओवरऑल हमारे यहाँ अब ये बताएं कि अवेयरनेस किस तरीके से दी जाए लोगों को कि वो अपने बच्चों का आके ट्रीटमेंट कराएं, और इधर उधर जो नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं जो उनको इधर उधर लगा देते हैं और फिर केस जब सीवियर होता है वो आपके पास आते हैं, वो ऐसा ना करें।
मेन वजह तो ये है ना कि कॉन्फिडेंस लोग लूज कर चुके हैं, वो जी, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम डॉक्टर के ऊपर रिलाय कर सकें अब। बिल्कुल जी, उसमें सबसे पहला रोल आता है जो जनरल फिजिशियन या जो प्राइमरी केयर फिजिशियन कहलाते हैं, तो उनको एक तो रिकग्नाइज करना है। हम ये समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम एजुकेशन सेशंस हम जाएं, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, हम सब जगह जाएं, हम बताएं कि सारी चीजें हैं ताकि कोलैबोरेशन हो। वो भी ये ना समझें कि आखान एक ऐसी जगह है जहाँ हमारा गरीब मरीज नहीं जा सकता, तो वो हम क्लियरली कर रहे हैं और आप लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अवेयरनेस इसी तरह फैलेगी जब लोग समझेंगे ये चीजें। दूसरी चीज ये कि अगर घर पे आप देख रहे हैं बच्चा जो है वो सही तरह ग्रो नहीं कर रहा, सही तरह कुछ जो है और बच्चों की तरह खेल कूद जो हो रही होती है वो नहीं हो रही, स्पीच डिले हो रही है, कुछ फौरन जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो आपको लगे कि थोड़ी सी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं अभी बच्चा बोलना शुरू हो जाएगा, 2 साल रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, वो जो 3 साल शुरू के जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल। तो वो अगर लेट हो गए तो फिर हम अगर उस वक्त रिकग्नाइज भी कर लें तो फिर हम फायदा नहीं दिला सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान साहब एंड डॉक्टर बाबर, आप लोग हमारे साथ थे और आज हम लोगों की कोशिश यही रही है कि लोगों को बताया जा सके कि चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से हम ये वीक क्यों मना रहे हैं। इसी सब पर मजीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे हम कुछ और वो आपको बताएंगे सवाल। जी बिल्कुल, कुछ और क्या बताएंगे, हम आपको बस यही बता रहे हैं, हेल्थ केयर के हवाले से बात हो रही है और डॉक्टर सलमान और डॉक्टर बाबर हमारे साथ मौजूद थे। मजीद भी हम आने वाले शोज़ में इसी इशू पे बात करेंगे। तो गुड मॉर्निंग आज में अब हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हुआ है, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए और आप में भी कोई ख़ास टैलेंट है तो डेफिनेटली आप हमारे फेसबुक के ऊपर बता सकते हैं। इस वीक में तो नहीं, ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक में। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।